गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब? हाँ तो भाई बताएंगे एक बार कैसे हैं आप सब? सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से मुझे बता देंगे कि आवाज़ वगैरह आप तक क्लियर क्लियर आ रही है या कोई इश्यू है? जल्दी से बता देंगे। एम आई ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ क्लियर? साउंड प्रॉब्लम? साउंड में नॉइज़ आ रही है, जस्ट रुकेंगे। साउंड ठीक है यार हमारे एंड पे। हेलो। भाई कैसे आवाज़ क्लियर नहीं बता रहे हैं बच्चे? एक बार मुझे खुद से आवाज़ को सुन के देखने दीजिए कि आवाज़ में क्या इशू आ रहा है। लेट मी जस्ट चेक। बाकी भाई पढ़ाई से रिलेटेड आप एक बार सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है? अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत है तो एक बार ज़रूर बता दें, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि कभी कभी हम इतना इंगेज्ड रह जाते हैं चीज़ों में कि नहीं देख पाते कि बच्चे का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमें क्लियर क्लियर पता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे को लग रहा है आवाज़ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आवाज़ क्लियर है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अंतिम क्लास जो हमारी थी उसमें हमने आपको, परसों क्लास थी, कल क्लास नहीं हो पाई। आई होप आप सभी इतने समझदार हैं। परसों की क्लास में तबीयत ख़राब थी, जल्दी बंद करनी पड़ी। कल तबीयत और ज़्यादा ख़राब थी, जिसके चलते कि मुझे कल क्लास पूरी तरह से कैंसिल करनी पड़ी। काफ़ी तबीयत ख़राब थी। यकीनन अगर मैं बताऊं, मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं आज भी क्लास ले पाऊंगा। बट आज कैसे भी हिम्मत करके मैंने क्लास लेने का डिसाइड किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छुट्टी लंबी मिले। भाई आपको एक प्रोनाउन समझाया गया था जिसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। भाई सारे बच्चे साथ ही साथ में चीज़ों को कोशिश करेंगे कि नोट डाउन भी करें जो चीज़ें अलग से लिखाई जाती हैं। ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन, भाई इम्फेटिक प्रोनाउन को हम किस लिए यूज़ कर रहे थे? इम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, इम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है भाई, इम्फेसाइज करने के लिए। और हम किस चीज को इम्फेसाइज कर रहे थे? हम इम्फेसाइज कर रहे थे यह बताने के लिए, यह बताने के लिए कि काम सब्जेक्ट ने खुद से ही किया है, खुद से ही किया है। तो हम कई बार इस तरीके से कहना चाहते हैं कि ये काम भाई मैंने खुद किया है, मेरे द्वारा खुद के द्वारा किया गया ये काम है। यानी कि कई बार तो आप सिंपली कह देते हो, देखो भाई मैं वहां गया। जैसे कि मैंने लिखा कि भाई मैंने ये मार्कर खरीदा। अब इस मार्कर को खरीदने के लिए दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मार्कर को खरीदने का ये हो सकता है कि मैंने अपने किसी छोटे भाई को बोला कि जा यार एक मार्कर खरीद ला, वो खरीद के लाके दे दिया। तो मैं आपको आके ये थोड़ी ना बताऊंगा कि मार्कर मैंने मतलब भाई से खरीदवाया है कुछ और। मैं कहूंगा मैंने मार्कर खरीद लिया भाई नया। हम ऐसा अक्सर करते भी हैं कई बार। आपने कहा सर साउंड में दिक्कत है, तो हमने कहा चलो भाई हम रॉड का माइक ले आते हैं नया। माइक हमने मंगा लिया, टेक्निकल टीम माइक ले आई। तो मैं आपको आपके क्या बताऊंगा कि भाई हमने माइक खरीद लिया, यही तो बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए मैं बड़ा मेहनती किस्म का आदमी हूं, मैंने कहा माइक मैं ना खुद से खरीदने जाऊंगा।
मैं गया दुकान पे गया और अपने आप से मैंने माइक पसंद किया, उसको पैसे दिए और लेके आ गया आपके सामने। फिर मैं कहूंगा कि मैंने माइक खुद से खरीदा। जब हम इस चीज को फोकस करना चाहते हैं, जब हम इस चीज पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जब हम इस चीज पे जोर डालना चाहते हैं कि ये काम हमने खुद से किया है, ऐसे केस में हमें एम्फेटिक प्रोनाउन की जरूरत होती है। तो मैं कहूंगा आई माई सेल्फ बॉट दिस माइक। आई माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद से इस माइक को खरीदा, मैंने खुद से इस माइक को खरीदा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आई माई सेल्फ। अब देखो भाई, इस चीज को कहने के हमारे पास में चार हम कह सकते हैं मोटे मोटे तरीके हैं। पहला तो यही तरीका हो गया कि भाई जहां आपका सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में आप एम्फेटिक प्रोनाउन को लगा दीजिए और आपका काम चल जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। सो आई माई सेल्फ सॉल्व्ड द क्वेश्चन, मैंने खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी कि मैंने किसी भी चीज की मदद यहां पे नहीं ली, किसी भी चीज की मदद मैंने यहां पे नहीं ली, मैंने खुद से सॉल्व किया। इसी बात को कहने के लिए हम दूसरा तरीका ये आजमाते हैं जहां पे हम माई सेल्फ को सेंटेंस में वर्ब के और उसके ऑब्जेक्ट के भी बाद में ले जाते हैं। तो आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन माई सेल्फ, आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन माई सेल्फ। अब आप पाओगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था और जो 4 था, इन दोनों का मीनिंग डिक्टो सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे माई सेल्फ को लास्ट में डाल दिया गया है और यहाँ पे माई सेल्फ को जस्ट सब्जेक्ट के बाद में डाल दिया गया है। तो माई सेल्फ यानी एम्फेटिक प्रोनाउन की पहली पोजीशन कहां हो सकती है भाई? जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। पहली पोजीशन आपकी जस्ट कहां पे होगी? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्स सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन लिख सकते हैं। दूसरी पोजीशन भाई आपकी कहां पे होगी? दूसरी पोजीशन आपकी होगी सेंटेंस के लास्ट में। दूसरी पोजीशन आपकी कहां होगी? सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। देखो भाई, तीसरी पोजीशन और भी पॉसिबल हो सकती है। तीसरी पोजीशन भाई बेसिकली कहां होती है? जो आपका सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है ना, वहां पे कहाँ होता है? जब ये बाद में हमने लिखा है ना, तो इसके साथ में हम बाई प्रेपोजिशन का यूज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं आई डिड इट बाई माई सेल्फ या मैं लिखूं आई डिड इट माई सेल्फ, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि आप चाहें तो ये बाई लगा सकते हैं, आप चाहें तो ये बाई हटा सकते हैं। अगर बाई लगाया हुआ है तो पहले वाला स्ट्रक्चर है, अगर हटाया हुआ है तो ये वाला तीसरे वाला स्ट्रक्चर है। आपकी मर्जी है, आप बाई को लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। बाई को हम जब और फोकस करना चाहते हैं ना, तो बाई को लगा देते हैं। ठीक है, तो दोबारा से देखेंगे एक बार फिर से कि बाई माई सेल्फ भी लिख सकते हैं और अकेला माई सेल्फ भी लिख सकते हैं। बाई माई सेल्फ भी लिख सकते हैं और अकेला माई सेल्फ भी लिख सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है, एब्सोल्युटली ओके है, एब्सोल्युटली फाइन है। एसएससी फिर एरर कहां देगा बेटा? एसएससी यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन का यूज करके आपको देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन नहीं आता है माई सेल्फ के साथ। रिफ्लेक्सिव सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एसएससी ऑन ही क्यों देता है? क्योंकि ऑन के साथ में हम एम्फेसाइज कर सकते हैं और ऐसे केस में हमें ओन जो वर्ड होता है वो लिखना पड़ता है। ओन माई ओन, ठीक है, ऑन माई ओन। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको और ध्यान रख लेना है। तो भाई 4 स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं। दोबारा से सुनेंगे एक बार, ठीक है, दोबारा से सुनेंगे एक बार फिर से। पहली बात, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहां यूज कर सकते हैं? इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। जो बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी लिखा हुआ समझ नहीं आता है, उनके लिए इंग्लिश बोल रहा हूं, वो लिखते जाएं। इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद। दूसरा एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन होती है एट द एंड, यानी कि सेंटेंस के अंत में। तीसरा आपकी एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन होती है एट द एंड बाई प्लस एम्फेटिक, यानी कि यहाँ पे बाई आपका एक प्रेपोजिशन आ सकता है। और चौथा जो तरीका है एम्फेसाइज करने का, उसमें माई सेल्फ नहीं यूज करना है आपको, वहां पे माई ओन या योर ओन उस तरीके से यूज करना है और प्रेपोजिशन आपकी ऑन आएगी। इन पे अब तक एसएससी ने बहुत कम क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है।
ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो रिफ्लेक्सिव की तरह लग रहा है। बेटा आपको बताया ही था, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों देखने में सेम लगते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों देखने में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग एकदम अलग होता है, दोनों का यूज एकदम अलग होता है। ये बात आपको समझ आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई ये चीज यहां पे क्लियर होती है। जैसे कि अब कुछ और क्वेश्चंस आपके होते हैं भाई, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आपके होते हैं। पहले इस स्लाइड को समझेंगे फिर उन क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। देखो भाई, ये कुछ वर्ब नीचे दी गई हैं, नीचे कुछ वर्ब लिखी गई हैं। ये ऐसी वर्ब हैं जो कि जनरली ट्रांजिटिव होती हैं, और अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना पड़ता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, दीज वर्ब्स, if these verbs are used without an object, we generally use a reflexive pronoun, a रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि हिंदी में इसी बात को अगर लिखें, अगर इन वर्ब्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लिख लेना भाई इस लाइन को, देखेंगे भाई। जैसे एब्सेंट, बेटा उस दिन समझाया भी था आपको कि एब्सेंट अगर आपकी वर्ब है तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव आएगा ही आएगा। ऐसे ही प्रेजेंट, प्रेजेंट अगर आपकी वर्ब है जिसका मतलब होता है उपस्थित होना, वर्ब अगर है तो इसके साथ में आएगा ही आएगा। एक्सप्रेस, बेटा एक्सप्रेस भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। जैसे मैंने कहा आई कैन नॉट एक्सप्रेस क्लियरली, ऐसे करके सेंटेंस आ जाएगा आपके सामने। कुछ इस प्रकार से मैं सारी जितनी भी वर्ब्स हैं उनके एग्जांपल दूंगा। एब्सेंट और प्रेजेंट का पहले ही दे चुका हूं, तो यहां पे आपको जैसे मैंने लिखा ऐसा सेंटेंस दे देगा एसएससी, आई, या फिर मैंने कहा आई wanted to tell her everything, मैंने उसे सब कुछ बताना चाहा, बट आई could not express क्लियरली। मैंने उसको सब कुछ बताना चाहा लेकिन मैं साफ साफ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। भाई जैसे ही आपने देखा कि एक्सप्रेस वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो क्लियरली लिखा है ना बेटा, इसका मतलब है कि ये क्या बता रहा है, तरीका। कैसे नहीं बता पाया, क्लियरली नहीं बता पाया। और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि जो चीज तरीका बताती है यानी मैनर बताती है तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये तो एडवर्ब है बेटा। अगर ये एडवर्ब है तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेस, तो आपका क्या हो गया, ये एक्सप्रेस आपका हो गया वर्ब जिसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो बेटा हमें रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा, तो माई सेल्फ आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो सर क्या करते, इसी सेंटेंस को बिल्कुल डिक्टो, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के देखते हैं। जैसे कि डिक्टो इसी सेंटेंस को लिखेंगे भाई हम,
ठीक है, देखो भाई, बस थोड़ा सा इस सेंटेंस में चेंज करेंगे लास्ट में। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुड नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग। बेटा एनीथिंग अपने आप में क्या होता है? एनीथिंग अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में एक प्रोनाउन होता है, और अगर कोई प्रोनाउन हमने लगाया है, इसका मतलब है ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बेटा अगर ऑब्जेक्ट पहले से गिवन है तो इसका मतलब है फिर ये सेंटेंस करेक्ट है। यानी कि अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमें रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर हमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ा। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझोगे, ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से समझोगे, ठीक है। दोबारा से अगर समझना है तो बताएंगे एक बार, और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, जस्ट एक मिनट देंगे, मुझे कमेंट्स बहुत छोटे दिख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये बड़ा दिखे कमेंट, जिससे कि मैं कमेंट्स को प्रॉपर ढंग से पढ़ पाऊँ आप लोगों के लिए और आपके डाउट्स ले पाऊँ। अब कुछ बच्चों का कहना है कि बेटा क्लियरली के बाद में सर माई सेल्फ नहीं लगा सकते। देखो भाई, अभी यहाँ पे समझना, इस बात को भी समझा ही देता हूँ। माई सेल्फ जो यहाँ पे मैंने लिखा है, भाई बताना एक बार, माई सेल्फ जो लिखा है वो क्यों लिखा है? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। मैं किसको नहीं एक्सप्रेस कर पाया? खुद को। रिफ्लेक्सिव है, और आप सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब आप बताइए, ऑब्जेक्ट अपने वर्ब के साथ आएगा या वर्ब से दूर आएगा? तो आप सभी का जवाब होगा कि सर ऑब्जेक्ट तो वर्ब के साथ आता है। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आता है तो इसका मतलब है कि ये आपका सेंटेंस माई सेल्फ, और जो क्लियरली है उसमें क्लियरली बाद में आएगा और माई सेल्फ पहले आएगा, क्योंकि माई सेल्फ यहाँ पे आपका इस वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और भी चीजें समझाऊंगा। अभी ये पहली वर्ब ली है, चिंता मत करो, हर वर्ब पे एग्जांपल देंगे, आगे देखेंगे। इंजॉय करना भाई, इंजॉय का एक एग्जांपल आप यहां देखोगे, मैंने लिखा ही इंजॉयड इन द पार्टी। जैसे ही आप इस एग्जांपल को देखोगे तो आप क्या पाओगे? इंजॉय आपकी वर्ब है, इसके बाद में प्रेपोजिशन दे दिया, तो इसका मतलब है बेटा ऑब्जेक्ट गायब है। और अगर बेटा ऑब्जेक्ट गायब है, इसका मतलब है हमें ऑब्जेक्ट दूसरा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, सो ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। लेकिन बच्चा, अगर आपके सामने सेंटेंस इस प्रकार से होता, यही सेंटेंस अगर इस प्रकार से लिखा होता, ही enjoyed द पार्टी, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता तो फिर आप यहाँ पे फिर से क्या देखते? आप देखते कि ये वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है पार्टी। बेटा यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन तो है नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो फिर रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब लगाते हैं जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट की कमी हो, जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे एक और चीज कह रहे हैं कि भाई सर एक बार बताओ कि यहाँ पे हम हर लगा सकते थे। अबे घनचक्कर, आई कुड नॉट एक्सप्रेस हर, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए? बदतमीजो, आपने कहा कि मैं उसको सब कुछ बताना चाहता था, सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अरे दूसरे आदमी को कैसे एक्सप्रेस करोगे? बेटा एक्सप्रेस करने का मतलब होता है खुद को बताना, खुद को किसी के सामने रख देना, खोल के रख देना, अपनी बातें किसी के सामने ओपनली कह पाना, उसी का मतलब होता है एक्सप्रेस कर पाना अपने आप को। तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो भाई ऐसे ही आपका इंजॉय हो गया। बेटा ऐसे ही इंजर का मतलब होता है, इंजर एक वर्ब है, यानी कि चोट लगा लेना। तो इंजर का भी देख लेते हैं भाई कि इंजर को हम किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान देंगे सारे बच्चे। जैसे मैंने लिखा ही इंजर्ड वाइल प्लेइंग क्रिकेट, और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा ही
injured his leg while playing क्रिकेट। और एक एग्जांपल और मैंने लिखा, ही गॉट इंजर्ड while playing क्रिकेट। आ जाओ भाई, ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं। देखो एक बार, ऊपर वाला सेंटेंस हमने देखा बेटा, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सभी समझते हैं इस बात को। और सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या प्रयोग करना पड़ता है बेटा, वर्ब प्रयोग करनी पड़ती है। हाँ भाई, सभी मानते हो इस बात को, वर्ब प्रयोग करनी पड़ती है। तो बेटा अगर वर्ब आई है, फिर इस इंजर वर्ब के बाद में एक क्लॉज आ गई, वाइल प्लेइंग क्रिकेट, जब क्रिकेट खेल रहा था। तो ये तो बता रहा है टाइम, टाइम ही तो बता रहा है भाई। चोट कब लगी, व्हेन, उसके इंजुरी कब हुई, टाइम बता रहा है। और जो भी चीजें टाइम को बताती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं बेटा, एडवर्ब होती हैं। ये लास्ट क्लास में आपको समझाया था। तो हम कह सकते हैं कि वाइल प्लेइंग क्रिकेट एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट गायब है। अगर ऑब्जेक्ट गायब है तो हमें हिमसेल्फ यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। हिमसेल्फ हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन देखो अगला सेंटेंस देखा, ही इंजर्ड, ही सब्जेक्ट, इंजर्ड वर्ब, और क्या इंजर्ड किया, अपनी लेग। तो ये बेटा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट पहले से गिवन है इसका मतलब है कि ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तीसरा सेंटेंस देखा, ही गॉट इंजर्ड। बेटा ये जो गेट वर्ब होती है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट, और गॉट वर्ब हमारे अपने बाद में एडजेक्टिव लेती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे भाई, गेट जो वर्ब होती है, गेट प्लस में एक एडजेक्टिव हम लिख सकते हैं, क्योंकि गेट आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। तो अगर बेटा ये एडजेक्टिव यहां पे है, कभी भी ध्यान देना, गॉट के बाद में हम V3 नहीं लिखते हैं, V2 नहीं लिखते हैं, लेकिन गॉट हो या फिर आपका गेट हो, इसके बाद में हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या कोई भी एडजेक्टिव अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है? तो आपका जवाब होगा सर जी नहीं। ऑब्जेक्ट या तो प्रेपोजिशन लेती हैं या वर्ब लेती हैं। ये बात बताई गई है कि नहीं बताई गई है? ऑब्जेक्ट कौन लेता है, या तो प्रेपोजिशन या फिर वर्ब। तो क्या एक एडजेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट लेगा? नहीं लेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं तो इसका मतलब है कि यहां पे भी रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो भाई इस तरीके से इंजर्ड वर्ब को भी आपको समझ लेना है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ब है सबको बता रहा हूं मैं। ऐसे बेटा अवेल के साथ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अवेल के साथ में हमेशा ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव। अवेल के साथ में हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। बेटा अडेप्ट हो गया, अडेप्ट का मतलब क्या होता है बताएंगे भाई सारे बच्चे। बेटा अडेप्ट का मतलब होता है ढालना। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढालना। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही अडेप्टेड वेल इन आवर फैमिली। और एक मैंने लिखा, इंस्टीट्यूट adapted him into a better person। चलो भाई, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों का आंसर करेंगे कि दोनों में क्या एरर है क्या एरर नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे।
फटाफट फटाफट से। बताओ भाई। देखो, पहला सेंटेंस देखते हैं भाई। अडेप्ट का मतलब होता है बेटा ढालना। अब ढालने के केस में दो चीजें रहेंगी, या तो आप कहोगे कि आपने अपने आप को किसी माहौल में ढाल दिया, या आपने किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरी थिंग को किसी तरह से ढाल दिया। ढालना दोनों हो सकता है। देखिएगा, पहले में सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद में वर्ब आई है अडेप्टेड। अडेप्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? ढाढ़क्कन, ढालना, नॉट डालना, ढालना। जब हम किसी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं अडेप्ट। ठीक है। वेल का मतलब हो गया बेटा अच्छे से। वेल का मतलब क्या होता है? अच्छे से। हमने कहा उसने हमारे परिवार में खुद को अच्छे से डाल लिया। ठीक है, हमारे परिवार में उसने अपने आप को अच्छे से ढाल लिया। तो बेटा ये अच्छे से, तो ये तो तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है। अगर मैनर बता रहा है तो ये तो एडवर्ब है, और अगर ये एडवर्ब है तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमें हिमसेल्फ यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। सो हमने लिखा ही अडेप्टेड हिमसेल्फ। आगे देखेंगे, द इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट की बात करी जा रही है। अडेप्टेड यानी कि इंस्टीट्यूट ने अडेप्ट किया किसको? अब की बार बताया हिम, किसी पर्सन को। इंस्टीट्यूट ने किसी पर्सन को एक बेहतर इंसान में, इंस्टीट्यूट ने किसी पर्सन को एक बेहतर इंसान में ढाल दिया, यानी कि ढाल के उसको और बेहतर बना दिया। तो अडेप्ट अगर आपकी वर्ब है तो हिम आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। बेटा अगर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कोई रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे आ जाएंगे। खांसी के लिए माफी चाहूंगा यार। एक होता है बेटा एक्सर्ट, ये भी अच्छी वर्ब है, इसको भी समझ लेते हैं, है ना। एक्सर्ट, देखो एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। कोशिश करनी है कि भाई सारी चीजें क्लास में याद हो जाएं, फिर इसकी प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी इन्हीं चीजों की। सिर्फ रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक की आज ही मिल जाएगी प्रैक्टिस सीट आपको। देखो भाई, जैसे कि मैंने लिखा ही exerted all his authority to get his brother to give his brother a post in his office। हमने कहा, एक सेंटेंस ये लिखा, एक्सर्ट का मीनिंग बताऊंगा, चिंता ना करें, है ना। मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, इन ऑर्डर टू सक्सीड, in order to succeed you need to exert। आ जाओ भाई, देखो exert के दो मीनिंग होते हैं, यह एक ही मोटा मोटा मीनिंग, पूरी जान लगा देना, पूरी ताकत लगा देना, पूरे एफर्ट लगा देना, पूरी पावर लगा देना, पूरी अथॉरिटी लगा देना। देखो यहां पे है ही एक्सर्टेड, ही एक्सर्टेड क्या? ऑल हिज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा शक्ति, पावर। उसकी जितनी पावर थी, जितनी शक्ति थी, उसने सारी की सारी लगा दी किस चीज में? टू गिव हिज ब्रदर, अपने भाई को
एक पोस्ट देने में अपने ऑफिस में, जो उसका ऑफिस था उस ऑफिस में अपने एक गंवार भाई को एक पोस्ट देने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी, पूरी अथॉरिटी अपनी एग्जर्ट कर दी। तो क्योंकि बेटा एग्जर्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले से गिवन है, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, तो अगर पहले से ऑब्जेक्ट गिवन है तो कोई रिफ्लेक्सिव आपको नहीं लगाना है। लेकिन नीचे पहुंचे, इन ऑर्डर टू सक्सीड, बेटा इन ऑर्डर टू का प्रयोग करते हैं हम किसी चीज का पर्पस दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? पर्पस। पर्पस का मतलब समझते हैं, आपका जो भी लक्ष्य होता है, कोई काम करने का लक्ष्य या कोई काम करने का आपका जो कारण होता है ना, उसके लिए। सो आपका लक्ष्य था सफल होना, और इस सफल होने के लिए यू नीड टू, आपको जरूरत है एक्सर्ट। अब बेटा एक्सर्ट के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो यू नीड टू एक्सर्ट योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सर्ट योर सेल्फ। तो अगर कुछ और नहीं लिखा है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। आई विल पे फॉर माई सेल्फ एंड आई विल पे फॉर हिम, यहां पर दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सही है आपके दोनों सेंटेंस। आ जाओ भाई आगे। तो एक्सर्ट वाला मामला भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं भाई, देखो ये अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है किसी के साथ में हंसी मजाक करना, ठिठोले मारना, कुछ इस तरीके से, है ना, ठहाके मारना, हंसी मजाक करना, मजाक। तो देखो आप खुद को अम्यूज कर सकते हो किस, देखो जैसे अम्यूज करने का मतलब होता है एक सी हैज done a great, yes, she has done injustice to me and I want to revenge, ठीक है, I want to revenge आंसर करेंगे, या एवेंज लिख देते हैं, ठीक है, एवेंज लिख देते हैं। बताएंगे भाई, हमने कहा कि उसने मेरे साथ इनजस्टिस की है और मैं बदला लेना चाहता हूं, तो बेटा ऐसे केस में आपको लिखना पड़ेगा आई वॉन्ट टू एवेंज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एवेंज माई सेल्फ, ठीक है, आई वॉन्ट टू एवेंज माई सेल्फ। बेटा सही तो चल रही है वीडियो, हाँ कहाँ रुक रही है यार, ऐसी बात कर रहे हो, चल तो रही है वीडियो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे हर सेल्फ लगाने की गलती करेंगे। बेटा सी ने इनजस्टिस की है, इसके हिसाब से नहीं बेटा, एवेंज जो वर्ब आई है वो आई के लिए आई है, बदला आपको लेना है, अगर आपको लेना है तो यू नीड टू एवेंज योर सेल्फ, यू नीड टू एवेंज योर सेल्फ। कहाँ बफरिंग हो रही है यार, मेरे में सही चल रही है यार वीडियो। बेटा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो चल रही है यार। मैं खुद के फोन में वीडियो चला के रख देता हूँ, आप वैसे तो मानोगे नहीं मेरी बात। फोन में चल रही है यार अच्छी खासी वीडियो, आप लोग ऐसे ही कुछ भी कह रहे हो। चलो आ जाओ भाई, अब इन्हीं ये जो वर्ड्स आपके दिए गए हैं इन सब पे और भी क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ पीछे थे कुछ आगे हैं, ठीक है। ये भाई देखो सेटिस्फाई वाले और एब्सेंट वाले ये करा दिए, रिपीट हो गए, तो इनको छोड़ रहे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आ जाओ यहाँ पे, देखो आपकी एक वर्ब होती है भाई अप्लाई करना, ये क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखेंगे। देखो अप्लाई करने के दो मीनिंग हो सकते हैं भाई, ठीक है। एक तो अप्लाई करने का मतलब होता है आवेदन करना,
जैसे कि आप एसएससी एग्जाम्स के लिए क्या करते हो भाई, आवेदन करते हो। आवेदन अगर करोगे तो यहां पे आरपी लिख रहा हूं भाई, शॉर्ट में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझ जाना, नहीं आता है। एक अप्लाई करने का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, समर्पित करना। और बेटा अगर समर्पित करने का सेंस है तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका आएगा ही आएगा। देखो ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपके मेंस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ध्यान देंगे इन चीजों को। देखो, सो अप्लाई का मतलब आवेदन करना, और अप्लाई का मतलब होता है समर्पित करना। तो दो इसके मीनिंग हो गए। अगर दो मीनिंग है तो बेटा दोनों मीनिंग में अलग अलग तरीके से ये काम करता है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। समर्पित, ठीक है। देखो जैसे कि पहला है ही अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब देखो ये जो आवेदन वाला सेंस है, इस केस में प्रेपोजिशन आपकी आती है फॉर, और ये समर्पित वाला जो सेंस है, इस केस में आपकी प्रेपोजिशन आती है टू। देखो ही अप्लाइड फॉर दिस जॉब, उसने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, उसने इस जॉब के लिए आवेदन किया। बेटा अगर फॉर आ रखा है इसका मतलब है आवेदन का सेंस है, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको नहीं लगाना है। लेकिन सेकंड सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही अप्लाइड टू हिज जॉब। हिज जॉब का मतलब है बेटा अपनी नौकरी, और जो नौकरी आपकी पहले से है, मैंने कहा मेरी नौकरी है पढ़ाना, तो क्या मैं इस नौकरी के लिए आवेदन करूंगा? जो चीज पहले से मेरी है उसके लिए मैं आवेदन नहीं करूंगा। मैं किसी नई चीज के लिए आवेदन कर सकता हूं, लेकिन जो चीज पहले से मेरी है उसके लिए आवेदन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। सो जो चीज पहले से मेरी है उसके लिए मुझे आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार एक तो मेरी तबीयत पहले से खराब है, उसके बाद भी मैं अभी जस्ट क्लास से पहले, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पत्ता मेरे जेब में शायद वहीं टेबल पर रखा रह गया, मैं दिखाता। क्लास में आने से पहले मैंने डबल पैरासीटामोल ली है कि भाई मैं पूरी एनर्जी से आज पढ़ाना चाहता हूँ, हर तरीके से पूरा दम लगा के पढ़ाना चाहता हूँ। सच बता रहा हूँ आपको, डबल पैरासीटामोल लेके आया हूँ मैं, दो दो पैरासीटामोल एक साथ खा के आया हूँ, और इतनी एनर्जी से इसीलिए पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और मुझे पूरे ना चक्कर भी आ रहे हैं, तबीयत सच में मेरी बहुत ख़राब है। और उसमें फिर कभी बफरिंग, कभी कुछ, तो मेरा पूरा दिमाग घूमने वाला है यार, ठीक है। अब ये बफरिंग हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरी क्या गलती है? आपकी भी गलती नहीं है, ये भी समझता हूँ। यार मैं समझाना चाह रहा हूँ यार ढंग से, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझाया है। भाई देखो, आप खुद की जो नौकरी है, अपनी नौकरी के लिए कोई आप आवेदन करोगे नहीं। हम नई चीज़ के लिए आवेदन करते हैं, और जो नई चीज़ है वो हमारी कैसे? हमारी नहीं है। तो अगर हिज जॉब है तो हिज जॉब से क्लियर है कि वो अपनी नौकरी है, और अपनी नौकरी के लिए आप आवेदन करोगे या खुद को समर्पित करोगे? आप कहोगे सर कि अपनी नौकरी के लिए तो समर्पण की जरूरत है, जो चीज पहले से है समर्पण हमें चाहिए। अगर समर्पण का सेंस है तो अप्लाई के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और यहां पर हमें हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई, हिमसेल्फ हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, हिमसेल्फ हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा, विराट रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। विराट रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। देखो भाई, रिजाइन, रिजाइन के दो मीनिंग आपको समझने हैं। एक तो क्या होता है भाई, इस्तीफा दे देना, त्याग पत्र दे देना। तो एक क्या हो गया, त्याग पत्र देना, ठीक है, पहला मीनिंग हो गया त्याग पत्र देना। दूसरा, दूसरा रिजाइन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना। दूसरा क्या हो गया, हार मान लेना। भाई जब हम त्याग पत्र देते हैं तो इसके साथ में नो आरपी, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। और दूसरा होता है हार मान लेना, ऐसे केस में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा। इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज क्वाइट कंपल्सरी, ठीक है।
अच्छा, एक बात देखेंगे, जब त्याग पत्र देने का सेंस आता है तो प्रेपोजिशन आपकी कौन सी आती है दोस्त? फ्रॉम। और जब हार मानने का सेंस आता है तो प्रेपोजिशन कौन सी आती है? टू। आ जाइए, विराट रिजाइंड, बेटा फ्रॉम लगा रखा है, और जो नौकरी उसकी पहले से है उससे उसने क्या करा? त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कोई रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है और ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे, विराट रिजाइंड टू द डिफिकल्ट सिचुएशन। अब मुश्किल परिस्थिति से क्या आप इस्तीफा दोगे? भाई मुश्किल परिस्थिति के सामने हार मानता है आदमी कि इस्तीफा देता है? हार मानने का सेंस है। वैसे हमें किसी भी परिस्थिति के सामने हार नहीं माननी चाहिए जीवन में, लेकिन फिर भी सेंटेंस में तो समझाना ही पड़ेगा। सो टू अगर लगा रखा है तो बेटा हिमसेल्फ आपको लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई भाई? रिजाइन और अप्लाई, रिजाइन और अप्लाई, बात क्लियर है? रिजाइन और अप्लाई, बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगर बात यहां पे क्लियर है तो। देखो, द जज एक्विटेड हिमसेल्फ। देखो भाई, ये जो वर्ब है ना एक्विट, बढ़िया वर्ब है ये, और इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। एक्विट, भाई एक्विट का क्या मीनिंग होता है? एक्विट का दो मीनिंग होता है। एक होता है बरी कर देना, बरी करना, ठीक है, और बरी यानी कि आजाद कर देना, माफ कर देना, ठीक है। और दूसरा जो एक्विट का मीनिंग होता है वो होता है ढालना, अपने आप को किसी परिस्थिति में ढालना। जो अडेप्ट का मीनिंग था ना वो, यानी कि यहां पे ये अडेप्ट का मीनिंग देता है, ठीक है, और यहां पे ये पार्डन का मीनिंग देता है, पार्डन का, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब ये अडेप्ट का मीनिंग देता है तो ऐसे केस में इसके साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, यानी कि सॉरी, जब ये पार्डन का मीनिंग देता है यानी कि बरी करने का सेंस देता है तो ऑफ आता है। और यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन आ सकती है, लाइक टू आ सकता है, लाइक आपका इन आ सकता है, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, द जज एक्विटेड हिमसेल्फ। देखो भाई, और इसके पीछे लॉजिक भी सिंपल सा है। आप बरी खुद को करते हो या किसी और को? बहुत सिंपल, आपको बरी करना है किसी को, आप खुद को करते हो या किसी और को? बेटा जज खुद को तो बरी नहीं करने बैठेगा, आप खुद के लिए खुद जज थोड़ी ना बन सकते हो। तो जब बरी करने की बात आती है, किसी को आजाद करने की बात आती है, किसी को माफ करने की बात आती है, किसी को पार्डन करने की बात आती है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि हम किसी और को माफ कर रहे हैं, हम किसी और को बरी कर रहे हैं। अगर किसी और को कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं लगाएंगे। तो बेटा एक बात बताओ, द जज एक्विटेड हिमसेल्फ, तो बेटा हिमसेल्फ नहीं आएगा, यहां पे हमें बताना पड़ेगा किसको बरी किया है, तो अकेला हिम लगाओ, और हिम का मतलब है यहां पे कोई और पर्सन, लाइक आपने लिख दिया राहुल, मोहन, जो भी कोई पर्सन रहा हो। यहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव की नहीं। दूसरा देखेंगे भाई, जब ढालने की बात आती है, आप पार्टी में गए, पार्टी में जाके पार्टी को ढाल दोगे या खुद को पार्टी के अकॉर्डिंग ढालोगे? ढालने की बात आती है तो सामान्यतः हम मान के चलते हैं कि हम अपने आप को ढालते हैं, हम अपने आप को बदलते हैं। जब बात बदलने की आती है, जब बात चेंज करने की आती है, तो ऐसे केस में हम खुद को बदलते हैं, खुद को चेंज करते हैं, खुद को ढालते हैं। और अगर खुद को ढालते हैं तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत होती है। सो एक्विटेड हिम नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। बात क्लियर है भाई? हिम नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। आगे आ जाएंगे। अब भाई कुछ ऐसे आपके वर्ब होते हैं जैसे कि कीप हो गया, हाइड हो गया, स्टॉप हो गया, इनके साथ में आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना है। स्टॉप, टर्न, सेव, मूव, रेस्ट, बाथ, वॉश, फील, ईटीसी, इन सभी के साथ आपको रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना है। द मैन स्टॉप्ड, तो हिमसेल्फ नहीं आएगा। याद कर लेना, क्यों नहीं आता है, बात को समझने का प्रयत्न करना। स्टॉप के दो मीनिंग होते हैं, एक किसी चीज को रोक देना, जैसे कि कोई सामने से इस तरीके से बस आई, मैंने रोक दी, या कोई भी सामने से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट मैंने रोक दिया, तो आई स्टॉप्ड इट, मैंने स्टॉप किया है। और मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, चलते चलते मैंने खुद को रोक दिया, मैं कह सकता हूं आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, ठीक है। तो स्टॉप के दोनों मीनिंग होते हैं, रोकना और रुकना। दोनों मीनिंग अगर है तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं लगाएंगे। तो आई स्टॉप्ड यानी मैं रुक गया, और आई स्टॉप्ड समथिंग यानी कि मैंने किसी चीज को रोक दिया। ऐसे ही आई मूव्ड, मैं मूव कर गया, घूम गया। या टर्न, आई टर्न्ड, मैं घूम गया। आई मूव्ड, मैं मूव कर गया। तो मूव हो गया, टर्न हो गया।
ये हम अपने लिए भी लगा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को घुमा दिया, आई टर्न्ड द मार्कर। मैं किसी और चीज को भी घुमा सकता हूं, एंड आई टर्न्ड, मैं खुद भी घूम सकता हूं। बात समझ आई? स्टॉप के साथ में भी ऐसे ही स्टार्ट के साथ में है। मैंने कहा ये मार्कर, मान लीजिए कार है, ये स्टार्ट नहीं हो रही, आई स्टार्टेड द कार, मैंने कार को स्टार्ट किया। और मैंने कहा आई स्टार्टेड, मैं खुद से स्टार्ट हो गया, चलने लगा। ठीक है। दूसरा, हम कह सकते हैं द कार स्टार्टेड, कार स्टार्ट हो गई, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जो ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज को शुरू किया गया, और ये भी कह सकते हैं कोई चीज शुरू हुई। यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्शन को भी दिखाती हैं और हैपनिंग को भी दिखाती हैं, होना किसी चीज का। कोई और कर रहा है ये चीज भी दिखा सकती हैं, और वो चीज हो रही है ये भी दिखा सकती हैं। मैं कह सकता हूं द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। और मैं ये भी कह सकता हूं आई स्टॉप्ड द बस, मैंने बस को रोका। मैं ये भी कह सकता हूं द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो गई। और मैं ये भी कह सकता हूं कि द ड्राइवर स्टार्टेड द बस। मैं ये भी कह सकता हूं आई क्लोज्ड द शॉप, और मैं ये भी कह सकता हूं द शॉप क्लोज्ड। बात समझ रहे हैं? यानी कि बंद, ऐसे ही क्लोज करना, ओपन करना, ये सब आपका हो सकता है। ठीक है, ये सब आपका हो सकता है, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। ऐसे ही हाइड वर्ब आपकी होती है। हाइड का मतलब होता है बेटा छुपाना। अगर आपने जैसे ये मार्कर है और फटाक से आके छुपा लिया, देखो छुपा लिया, छुपाया है आपने तो कुछ किया, तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। और अगर आपने खुद को छुपा लिया, यानी कि आप छुप गए, आई हिड, मैं छुप गया। तो जब आप खुद से छिप रहे हो तो भी हाइड वर्ब का यूज कर सकते हो, और जब आप कुछ छुपा रहे हो तो भी हाइड वर्ब का यूज कर सकते हो। तो इसके साथ में भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। जितनी सारी ऐसी वर्ब हैं जो इस प्रकार के दोनों मीनिंग को कन्वे करती हैं, उनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको नहीं लगाना है। नहीं लगाना है मतलब नहीं लगाना है। ठीक है। ठीक है भाई, किसी और को कोई डाउट? आ जाओ, अगर कोई डाउट नहीं है तो इनमें देख लेंगे। स्टॉप के साथ में द मैन स्टॉप्ड हिज कार, सही बात है। द ही हिड हिमसेल्फ कभी नहीं लिखेंगे, तो ही हिड बिहाइंड द टेबल। कीप योर सेल्फ, बेटा कीप के साथ में तो कभी आपको योर सेल्फ लगाना ही नहीं है, तो कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। बात क्लियर होगी भाई सबको? अगर बात समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये भाई आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का पूरा प्रोनाउन होता है। थोड़ी सी इनमें कुछ वर्ब रह रही थी, उनके मीनिंग आपको थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि भाई, जैसे यहाँ पे आपने देखा प्राइड, घमंड करना, तो प्राइड वर्ब के साथ में भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ, ही प्राइड्स हिमसेल्फ, इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी कि उसको अपने आप पे घमंड है। जैसे कि डिवोट, बेटा डिवोट के साथ में आई डिवोटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को समर्पित कर दिया। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, और समर्पित आप किसको कर रहे हो? आई डिवोटेड माई सेल्फ, आप खुद को समर्पित करते हो। आप खुद को समर्पित करते हो। ऐसे ही बेटा ब्लेम वर्ब है, आप कह सकते हो आई ब्लेम्ड हिम, मैंने गलती के लिए उसको ब्लेम करा। और आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, मैंने गलती के लिए खुद को ब्लेम करा। आई ब्लेम्ड हिम, गलती के लिए उसको ब्लेम किया। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, गलती के लिए खुद को ब्लेम किया। बहुत सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस, किसी को इंट्रोड्यूस करना। आप जाते हैं एक इंटरव्यू के लिए, आप जाके क्या करोगे? आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे। हेलो सर, माय नेम इज प्रशांत सोलंकी एंड आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से आप चीजों को आगे पढ़ो, कहोगे, कुछ भी कहोगे, है ना। बात को समझने का प्रयत्न करें। जब हम किसी इंटरव्यू में गए तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। लेकिन मान लीजिए एक प्रोग्राम आपके घर में चल रहा है, आपने एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, और वो फंक्शन में आप चाहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर वालों के सामने लेके आए। आपके परिवार वाले सामने खड़े हैं, एंड यू जस्ट इंट्रोड्यूस्ड योर गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड इसलिए कहा है जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। बाकी आप बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जीवन में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कभी मौका मिलता है किसी टीवी शो को होस्ट करने का, तो अगर आप होस्ट कर रहे हो तो जो भी लोग आप
स्टेज पे बुलाने वाले हो उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा? आप। सो यू इंट्रोड्यूस देम। आप गए हो, ठीक है, आपके साथ में दो दोस्त हैं, आप अपने किसी एक तीसरे दोस्त से मिले, तो आप क्या करोगे? आप इंट्रोड्यूस करोगे एक दूसरे को। तो कई बार हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब खुद को करेंगे तो रिफ्लेक्सिव आएगा, जब किसी और को करेंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव का बहुत सिंपल फंडा है। और बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये माई सेल्फ अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक ही वर्ड होता है। आई हिड माई सेल्फ गलत है, ठीक है, सिंपल, ठीक है भाई। असर्ट का मीनिंग बनता है। असर्ट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब वेरीफाई करना, किसी भी चीज पे हम जोर डाल के कहना कि ये सही है। सो आई असर्टेड माई सेल्फ का मतलब है मैंने अपनी चीजों को बताया कि जो मैंने कहा है वो सही है, मैं इस चीज को असर्ट करता हूं, ठीक है। सो इसी तरीके के बेटा एडजस्ट करना, अकस्टम करना, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। और इनका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली वो अडेप्ट वाला ही होता है, ठीक है। अप्लाई, रिजाइन, ये सब बताई दिए, एक्विट बता दिया। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग बताएंगे भाई। प्रोस्ट्रेट, इसका क्या मीनिंग होता है? और रिकंसाइल, इन दोनों पे रिसर्च आप लोगों को मारनी है कि इन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं। सिर्फ दो वर्ड्स पे, प्रोस्ट्रेट और रिकंसाइल, ये आपको मैं होमवर्क देके जाऊंगा। और कल हम थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सीट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले 20 मिनट क्लास में। तो ये आपका होमवर्क है और वहां पे इसको हम समझाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क में आपके पास क्या है? एक तो प्रोस्ट्रेट और रिकंसाइल के बारे में आपको पढ़ के आना है, और दूसरा होमवर्क ये है कि जो सीट आपको मिलेगी उसको करके आएंगे सीट को अच्छे से, क्योंकि कल 10 मिनट में वो सीट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मैंने लगा दी है इस क्लास में। अब मुझे 2 बजे वाली क्लास के लिए भी एनर्जी इकट्ठी करनी है, और उसके बाद में वो 2 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है। सो आज के लिए भाई इतना ही रखेंगे। बेटा अवेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेना, किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना, ठीक है। सो आज के लिए भाई सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी की चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस होंगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।